पुलिस पे से जब नेताओं का दबाव खत्म हो जाएगा तो जो है काम कुछ ठीक हो कि साहब पुलिस हमारे अंडर रहेगा, हमारे अंडर रहे। वो थाने में जाए जैसे चाहे, किसी को बंद करा दे, किसी को छोड़ा दे। पैसा सब कुछ नहीं है। तो विधाता ने मनुष्य के भाग्य पलट में थोड़ा या अधिक धन लिख दिया है, वो मरुस्थल में भी प्राप्त हो जाएगा। जहाँ पर लक्ष्मी का निवास होता है उसके दरवाजे पर आपत्तियों की भरमार रहती है। पूरी सर्विस में 40 साल की मैंने किसी के यहाँ एक गिलास पानी नहीं पिया। आई जी साहब है साले, सही सही बताना। कल जी जानता हूँ, मैम साहब के पास आते रहते थे। भाई इतना कहना था कि आई जी साहब जो है कल से बाहर करो। अरे मन की सुन लो साहब, बात करो। कल नहीं इसे बाहर करो, इसे बाहर करो, इसे बाहर करो। नमस्ते, बात रस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिग्विजय सिंह। हर बार किसी खास शख्सियत से मुलाकात करवाता हूं और हर बार कुछ अच्छी चीज लाने की कोशिश करता हूं। और इस बार आपकी मुलाकात जिससे करवा रहा हूं ना, वादा है आपसे, आप उनका चरण स्पर्श करने का मन करने लगेगा। आपका मन करने लगेगा कितना ज्यादा उनके साथ थोड़ा वक्त बिताकर उनको और सुना जाए। दावे के साथ कह रहा हूं। उनके बारे में जो कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन एक लाइन जो मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूं, किसी अच्छे पत्रकार ने लिखा है कि एक डिप्टी एसपी जो थाने में सोता था जमीन पर चटाई बिछाकर, तकिया उसकी जगह सिर के नीचे लगा लेता था पत्थर का सिराहना, खाने में खुद स्टोव पर पकाकर लौकी और तुरई की सब्जी खा लेता था, कंधों पर घुमाने वाली पब्लिक जिसे कहती थी, कंधे पर बैठाकर घुमाने वाली पब्लिक कहती थी भगत जी और छूती थी पांव। सूबे के तमाम पुलिस महानिदेशक जिसे समझते थे हाड़ मांस में भी लोहे सा फौलाद, 24 कैरेट का ईमानदार और पुलिस महकमे के दिल की सांस और धड़कन। बात कर रहे हैं हम सुरेंद्र सिंगलौर साहब की। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत लंबी यात्रा रही और इस पूरी यात्रा के दौरान एक व्यक्ति जिनको पुलिस महकमे में जिसने अपनी जिंदगी के 50 साल दे दिए, उससे ज़्यादा ही दिए, उनको भगत का जो है एक खिताब मिला पब्लिक के द्वारा, लोगों के द्वारा, जो आप जिनके लिए काम करते हैं। ये खिताब पाना, सबसे पहले तो हम इस खिताब के पीछे की कहानी जानना चाहेंगे। आपको भगत जी, डिप्टी एसपी से भगत जी कैसे जो है बने आप? बस भगत जी क्या बने, बस ये है कि मैंने तो किसी से कहा नहीं कि भाई मुझे भगत जी को, और कहने से कोई कहेगा भी नहीं। हाँ, ठीक बात है। लेकिन मैंने अपनी सर्विस में, पूरी सर्विस में 40 साल की मैंने किसी के यहाँ एक गिलास पानी नहीं पिया। खाना खाने की तो बात ही दूर है, किसी के रेजिडेंस पर मैंने रात नहीं बिताई। अगर रात भर गश्त भी किया तो गश्त किया, गश्त करने के बाद आया अपने थाने पे। तो जब लोगों ने, और जहाँ तक और रहने की बात है तो उसमें ये था कि सामान मैंने कुछ नहीं रखा। मेरे पास कोई सामान नहीं था, कभी मैंने बिस्तर नहीं रखा। 40 साल की सर्विस में मैंने कभी रजाई नहीं ओढ़ी। 2 साल तक मैंने खाना नहीं खाया, अन्न और नमक त्याग दिया। तो सर ये जो है ना, ये जुनून कब जागा आपके अंदर? देखिए, ईमानदार होना बहुत अच्छी बात है। आज के युग में भी लोग ईमानदारी की बात करते हैं, लेकिन सिर्फ बात करते हैं। और होता क्या है कि बात करने के बाद फिर आदमी जो है एक सर्टेन टाइम पे कहीं ना कहीं लरस जाता है कि अरे चलो ठीक है यार, यहाँ देख लेते हैं। देखिए, ये जो ईमानदारी की बात कहते हैं कि मैं ईमानदार हूँ, तो मुझे तो उसे भी कहने में थोड़ी संकोच ही होता है कि ईमानदार है तो किसी पे कोई एहसान तो नहीं है। एक आप गलत काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इतना है कि एक आप गलत काम नहीं कर रहे हैं। अगर कोई भी सती स्वादी स्त्री ये कहे कि मैं वेश्यावृत्ति नहीं करती, तो आप हंसेंगे कि देखिए कैसी बात कर रही है, क्या ऐसे करना चाहिए? उसी तरीके से कोई यूँ कहे कि साहब मैं ईमानदार हूँ, तो क्या कोई एहसान है, कोई अच्छा काम? भाई ठीक है, आप में एक अवगुण नहीं है, सिर्फ इतना ही तो है। आपको तनख्वाह मिलती है, वेतन मिलता है, तो इसमें ये कहना कि ईमानदार ठीक है, आप में एक अवगुण नहीं है, अच्छी बात है।
मैं आपके इस पूरे करियर में बड़ी सारी कहानियां हैं और ऐसी दिलचस्प कहानियां हैं दोस्तों कि आप अगर सुनेंगे तो आपको हंसी भी आएगी और आपको लगेगा कि यार ये वाकई जो है ये किस्सा हमने पहले क्यों नहीं सुना था। हम चाहते हैं सर आप अपने जीवन की 2-3 किस्से, एक किस्सा तो आपका लखनऊ से जुड़ा हुआ है जो मुझे जब मैंने पहली बार पढ़ा था तब मेरे दिल में ये उत्कंठा हुई थी कि मैं आपसे मिलूं और आपसे सुनूं उस कहानी को। एक चोर की कहानी और उसके साथ में एक आईजी साहब, और आईजी साहब ही थे ना जी, एक आईजी साहब और एक चोर और एक होटल मालिक। ये कहानी पहले सुनाएं आप और उसके बाद फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। और ये 100% सत्य घटना है और सर इसके गवाह हैं और सर ने ही ये इस केस का खुलासा भी किया था। नहीं वो लखनऊ का नहीं, वो कानपुर का है। कानपुर की घटना है, ठीक। मैं थाना कलेक्टरगंज में नियुक्त था, तो वहाँ एक होटल था मेरे क्षेत्र में, उसमें जो है चोरी हो गई। अच्छा। सुबह को जो है जो उसके मालिक थे वो आए, कह रहे साहब ऐसे ऐसे मेरे यहाँ से कई लाख का जेवर वगैरह चोरी हो गया। तो मैंने भाई मुकदमा लिखा दो। वो कहने लगा कि साहब उसका अभी यहीं पता चल जाएगा, तो आप यहाँ तलाश करवा दें, मेरे साथ भेज दें। तो मैंने ठीक है, मैंने एक सब इंस्पेक्टर 2 सिपाही उसके गाड़ी में बैठा दिए। थोड़ी देर बाद घूम घाम के जब वो आए तो कहने लगे साहब वो पता चला है कि सुल्तानपुर गया है। अच्छा। हमने कहा ठीक है, सुल्तानपुर गया है तो ठीक है, तुम बताओ मुकदमा लिखा दो। कहला साहब सुल्तानपुर भेज दो। मैं सुल्तानपुर नहीं भेजूँगा, बिना लिखत पढ़त के नहीं भेजूँगा, पहले आप मुकदमा लिखा दीजिए तब भेज दूँगा। खैर उसने कहने के बावजूद उसने लिखा दिया और वो मैंने अब 2 सिपाही और दरोगा उसके साथ भेज दिए। इससे वो तो भेजे ही थे कि थोड़ी देर में एक आईजी साहब थे, उनका टेलीफोन आ गया जो हम थे। अच्छा। कहने लगे भाई कैसा बुलाया है। तो मैं आईजी साहब बुला रहे हैं तो जाना तो है ही, तो मैं फौरन ही गाड़ी लेके चल दिया। फिर रास्ते में टेलीफोन आया कि पहुँचे नहीं। मैंने भाई बता दो आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ, कानपुर का ट्रैफिक आपको पता ही है, कोई हेलीकॉप्टर तो मेरे पास है नहीं कि जो मैं एकदम लैंड कर जाऊँ, आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ। खैर मैं पहुँच गया तो आईजी साहब एकदम मुझे देखते ही जो है थोड़ा दूसरी भाषा आवाज़ में ऊंची में कहले आपके यहाँ बड़ा क्राइम हो रहा है। मैंने कहा तो वो लेडी जो है उसकी मालिक की वो बैठी हुई थी उनके सामने, वाइफ। अच्छा। तो जब उन्होंने ये कहा आपके यहाँ बड़ा क्राइम हो रहा है, मैं बोला मैंने कि मेरे यहाँ क्या क्राइम हो रहा है साहब, मैं समझ गया कि इसके बारे में कह रहे होंगे। मैंने एक नौकर जरूर सामान लेके भाग गया है। कहने लगे कि वो जो है आपने उसकी रिपोर्ट भी जो है 3 घंटे बाद लिखी। मैंने कहा साहब उसकी तो 3 दिन भी नहीं लिखी जाती। मैंने उसको पूरी बात बताई, मैंने कि ऐसे ऐसे वो आए थे, तलाश कराया, जब वो कह लगे सुल्तानपुर जाना है, वो वहाँ पता लगाया मुलजिम का, तो मैंने कहा पहले मुकदमा लिखाओ जब भेजूँगा। तो उसने कहा तब इन्होंने मुकदमा लिखाया था। कह लगे वो रिकवर होना चाहिए। तो वो लेडी भी कहने लगी कि नहीं साहब पुलिस तो मदद कर रही है। तो कह लगे वो रिकवर होना चाहिए, मैं प्रयास करूँगा साहब। कह नहीं रिकवर होना चाहिए। मैं कह लगा मैंने कि सर मेरे घर तो रखा नहीं जो ला के दे दूँ, एकदम प्रयास ही कर सकता हूँ कि हाँ ठीक है जाइए प्रयास करिए। खैर प्रयास तो करना ही था। मेरी सर्विस में कोई भी केस बिना वर्कआउट हुए नहीं रहा। ये सिर्फ मैं ईश्वर की ही अनुकंपा कहूँगा, मेरा तो कोई वो नहीं है, लेकिन ईश्वर की मेहरबानी कोई भी केस वर्कआउट हुए बिना नहीं रहा। क्या बात। बहुत से थानों के जो केस वर्कआउट नहीं होते थे वो पब्लिक के कहने पे जो है वो मुझे ट्रांसफ़र कर दिए जाते थे और ईश्वर मालिक था, उसकी मेहरबानी थी और वो वर्कआउट हो जाते थे। तो इसमें भी यही हुआ कि वो जो है मुलजिम पकड़ा गया, उससे पूरा जेवर रिकवर हो गया। अरे वाह। उसने एक लोहे की पाइप वाली चारपाई में दे रखा था पूरा, तो वो रिकवर हो गया। पकड़ लाए, थाने आ गया। तो मैंने उसे पूछा, मैंने भाई तुम साले क्यों भाग गए थे? यहाँ होटल में रह रहे थे, मज़े में रह रहे थे, अच्छी तनख्वाह मिल रही थी। कह रहे सर मैं बहुत परेशान था। मैंने कहा क्या परेशानी थी भाई? कह रहे साहब सेठ जी तो यहाँ रहते नहीं थे और मैम साहब रहती थी, तो जब मैं शाम को रात को दूध देने जाता था तब मुझे वहीं रोक लेती थी और मुझे रात भर परेशान करती थी। तो मैं बोला, मैंने कि वो जो है साले आईजी साहब के आदमी है। कहने लगे साहब आईजी साहब भी तो आते थे मैम साहब के पास, क्यों लाला जी तो रहते नहीं थे यहाँ।
मैं जब उसने इतना बताया तो मैं फिर तो मैं गया ठीक। तो मैंने उसका सब, ये मेरी गुस्ताखी है, मैंने सब टेप कर लिया उसका। और इसके बाद में जो है उसे पढ़ा के समझा के मैंने भाई वहाँ चलना है IG साहब पे, ले गया मैं उसे। तो IG साहब के यहाँ लेके पहुँचा मैंने खबर भिजवाई, दोनों बुला लिया। हाँ भाई आ गया। मैंने कहा सर वो रिकवर हो गया है, सब माल उसका चोरी। कलर वेरी गुड, आपसे यही उम्मीद थी। मैं साहब उसे लेके भी आया हूँ मैं, आप भी बात कर लें। हाँ बुलाइए। तो मैंने कहा साहब ये उनके पास IG साहब के पास उनका बेटा बैठा था। अच्छा। तो मैं कह रहा साहब बेटे को बाहर कर दो। अच्छा। कह रहा था, तो उससे कह रहा भाई तुम बाहर जाओ। मैं उसे लेके पहुंच गया। मैंने कहा भाई IG साहब हैं, साले सही बताना। कह रहा जी जानता हूँ, मेम साहब के पास आते रहते थे। भाई इतना कहना था कि IG साहब जो है, कह रहा इसे बाहर करो। अरे मैंने कहा सुन लो साहब बात करो। कह रहा नहीं इसे बाहर करो, इसे बाहर करो। तो उन्होंने कहा मैंने तुम बाहर चलो भाई, चलो बाहर मेरे सिपाही खड़े थे। कह रहा कह रहे भाई लॉर्ड साहब ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। मैं कह रहा साहब प्रेस बड़ी बदमाश है यहाँ की, आपको पता है प्रेस बड़ी अलर्ट है, फिर रहे वो। कह रहे अरे आप चाहेंगे सब ठीक हो जाएगा। मेरे साहब देखता हूँ, अरे देखना का है, आप जैसे चाहे ठीक हो जाएगा। कह रहा वो कह के जब मैं चल दिया वहाँ से, तो कह रहे सुनो भाई लॉर्ड साहब। जी सर। कि देखो लाला जी को भी पता नहीं लगना चाहिए। मैं ठीक है सर। बस वहाँ से जो है सर ये इंसिडेंट बड़ा जो है निराला था। इसके अलावा एक बार आपके लिए मेरा ख्याल है उस पुलिस थाने के पास के जो ग्रामीण जो लोग रहते थे, उन्होंने बाकायदा धरना दे दिया था कि साहब को नहीं जाना है। एक्चुअली थाना एक नहीं साहब, ये तो करीब जहाँ भी रहा। हाँ जहाँ भी रहा, नाका हिंडोला या कौन सा नाका हिंडोला लखनऊ का। हाँ। जहाँ पर जो है क्या नाम है, मतलब आप ये पहली मतलब ऐसी घटनाएं बहुत कम सुनने को मिलती हैं कि किसी पुलिस वाले को उसी जगह रहने के लिए कि भैया आपकी पोस्टिंग सर यहीं रहेगी, इलाके के लोग धरना दे दें कि नहीं भैया साहब को तो यहीं रहने दो क्योंकि इनसे बढ़िया आदमी नहीं मिलेगा। ये तो अक्सर होता था जहाँ भी रहा, तबादले होने के बाद में। हाँ। अक्सर ऐसा ही हुआ। और तबादले बड़े तेज होते थे। हाँ होते रहते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, है ना, कोई दिक्कत नहीं थी। तो इसमें जो है लखनऊ में था मैं, तो मेरा वो वहाँ जो है एक CO साहब से मेरा पंगा हो गया, वही पैसे के पीछे, और तो कोई रीजन था ही नहीं। वो वहाँ नाका हिंडोला में था। हाँ। तो वहाँ काफ़ी मतलब अच्छे थानों में से माना जाता था पुलिस के, बिल्कुल जहाँ पे कमाई बहुत होती पुलिस के हिसाब से। वहाँ जो है चारबाग स्टेशन के पास से ही बसें चलती थी जी। कानपुर के लिए, लखनऊ टू कानपुर और लखनऊ टू डुमरियागंज, बस्ती, गोरखपुर, गोंडा। एग्जैक्टली। तो वो जो है बहुत अच्छा पैसा देती थी। मैंने वो सब बंद करा दी। लकड़ी का वहाँ जो है बहुत बड़ा धंधा था। बाजार खाला में बहुत बड़ी मंडी थी, वहाँ जो है वो मैंने बंद करा दिया। इसके अलावा शराब के ठेके थे 4। वो शराब के ठेकों पे एक्चुअली उस वक्त, अब तो मुझे ज़्यादा नहीं पता है, उस वक्त ये था कि शराब के ठेके में जो है शराब के अलावा किसी चीज़ की बिक्री नहीं हो सकती। दूसरा, कोई भी काम ऐसा नहीं किया जाएगा जिससे कि ग्राहक उसकी तरफ आकर्षित हो। तो मैंने जो है उसी हिसाब से मैंने वो बंद करा दिए। तो बड़ी परेशानी हुई। हमारे जो CO थे उन्होंने कहा मुझसे, कहा भी कह ले भाई लॉर्ड साहब मेरी वर्किंग एक दूसरे तरह की है। मैंने कि कैसे साहब? कि जिस काम के लिए दूसरे विभाग बने हैं उसमें मैं उतना इंटरफेयर करता हूँ जितना ज़रूरी है। अच्छा। मैंने कि जैसे एक्साइज के लिए एक्साइज विभाग बना है, ट्रांसपोर्ट बसों के लिए ट्रांसपोर्ट विभाग बना है, लकड़ियों के लिए फॉरेस्ट विभाग बना है। तो मैं समझ गया उनकी बात। मैंने कहा हाँ ठीक है सर, ये तो अपनी अपनी वर्किंग है। तो वो मुझसे नाराज़ तो थे ही। तो इसके बाद में साहब जो है एक दिन अर्दली रूम हो रहा था, SP सिटी ऑडिटोरियम कर रहे थे। तो मैं एक तफ्तीश कर रहा था जो चारबाग पे बम विस्फोट हो गया था। अच्छा। वो पेंडिंग तफ्तीश मुझे मिली थी, तो उसमें मुझे वहाँ जाना था जम्मू कश्मीर। तो मैंने SSP साहब को कहा, मैंने साहब जम्मू कश्मीर जाना है। कह ले लॉर्ड साहब आप मत जाइएगा,
आप अपने एसएसआई को भेज दो, कई दिन लग जाएंगे वो। मैंने एसएसआई को भेज दिया और उसने जो केस डायरी काटी उसका जिस्ट मैंने अपनी केस डायरी में लिख के उसको भेज दिया सीओ साहब के यहाँ। तो सीओ साहब मुझसे कहने लगे और तुम अपनी केस डायरी अपने आप ही सबमिट कर देते हो। मैंने जी क्या हुआ कि वो बम विस्फोट वाली तफ्तीश आप कर रहे हो? मैं जी सर। कह रहा आपने वो केस डायरी सबमिट करके भेज दी। मैंने कहा साहब और क्या करता है उसका मैं, क्या आप अपनी केस डायरी में शामिल कर देते? कि मैंने जिस्ट लिख दिया है वो आपके यहाँ भेज दिया, वहाँ शामिल ही तो हो जाएगी, कहीं और थोड़ा ही चली जाएगी बात। तो अर्दलीरम जब हुआ तो 2 सब इंस्पेक्टर आए नहीं थे। उसके बाद तो वो एसएसपी साहब एसपी सिटी साहब कहने लगे कि इन पे क्या इन्वेस्टिगेशन लॉर्ड साहब। मैं जी अभी बताता हूँ। मैं दफ्तर की तरफ को चला तो वो जो है उन्होंने मेरी बिठा दी उनको। तो मैं जैसे ही आया तो मुझसे कहने लगे को भाई लॉर्ड आप अपनी केस डायरी अपने आप ही सबमिट कर देते हो? मैं कहने लगा मैंने हाँ साहब कर देते होंगे। अरे भाई आप तो सीआईडी में भी रहे हो। मैं अब तो हम कहीं भी नहीं रहे साहब। कहले ऐसी कैसे बात कर रहा हूँ? मैं साहब जैसी आप कर रहे हैं वैसी मैं कर रहा हूँ। जब मैं कुछ जानता ही नहीं तो मैं तो कहीं भी नहीं रहा। तो उनको महसूस हुआ, वो कहने लगे मुझसे ये सीओ साहब कह रहे, मैंने ये कह रहे तो गलत कह रहे साहब। तो वो एकदम कह रहे मैं गलत कह रहा हूँ? मैं बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं। क्या तो फिर देखा जाएगा? मैं फिर क्यों देखा जाएगा, अभी देखा जाएगा। कहले तुम यहाँ लंबरदारी कर रहे हो? मैं लंबरदारी तो करूँगा साहब, एसएसपी साहब ने पोस्ट कर रखा मुझे लंबरदारी करने के लिए कि मैं सीओ हूँ। मैंने कहा साहब होंगे आप सीओ, कि दिमाग ख़राब ना हो जाए। जैसे ही उन्होंने कहा मैं खड़ा हो गया। मैंने बेईमान कहीं के, मैंने कि हराम की नहीं मिल रही है तो तंग कर रखा है। तो एसपी साहब कहने लगे तुम जाओ। तो उन सीओ साहब को तो वहाँ से भगा दिया। अब मैंने सोचा मैंने कि यार अब तो सस्पेंड ही होंगे एसपी साहब के सामने की बात। तो मैंने कि चलो सस्पेंड होंगे तो ढंग से ही हो। तो मैं वहीं कोठरी में बसता था, 6x8 की एक छोटी सी कोठरी थी, उसी में मैंने बेड शीट बिछा रखी थी। तो वो कहने लगे तो वहाँ से मैंने उठा के बेड शीट मेरी भूख हड़ताल करूँगा, मैंने थाने के दरवाजे बिछा दी। अब एक ठोक एसपी साहब के हाथ में, एक मेरे हाथ में। कहले लॉर ये राजधानी है, बवाल हो जाएगा। मैंने कहा बवाल तो करना ही है, ये बदतमीजी करता है। कहले मैं देखूंगा। मैंने आप क्या देखेंगे, आप भी इसकी सी कहोगे? ये भी गेस्टेड अफसर, मैं नॉन गेस्टेड। कहले मेरे पे विश्वास रखिए, सिपाही से पानी लाओ। पानी पिलाया, बात शांत हो गई। अब सुबह को मैंने सोचा, मैंने कि चलो एसएसपी साहब के यहाँ चलो। मैं सुबह एसएसपी साहब के यहाँ चला गया। एसएसपी साहब के पास वो एसपी सिटी साहब बैठे थे, शायद इसीलिए गए हों। तो कहने लगे, मैंने कहा उनको एसएसपी साहब, मैंने कहा सर वो रात की घटना के बारे में एसपी साहब ने बता दिया होगा और मैंने ना बताया हो तो मैं बताऊं साहब? कहने नहीं मुझे पता लग गया। तो मैंने कुछ कर रहे हैं साहब या फिर मुझे ही कुछ करना पड़ेगा? कहला भाई शाम तक का तो मौका दो। ठीक है था। खैर उनका ट्रांसफ़र कर दिया सीओ बाजार खाला से सीओ महानगर। अच्छा। मैंने सोचा, मैंने कि ये तो सीओ बाजार खाला नहीं रहे, महानगर रहे, क्या फ़र्क पड़ा। ठीक बात है। मैं चला गया डीजी साहब के यहाँ। डीजी बहुत अच्छे अधिकारी थे, हैं भगवान की दुआ से, प्रकाश सिंह साहब। मैं उनके पास चला गया तो वो मुझे देखते कहने लगे, मैंने कि सर वो रात, कह लगे वो तो बाद में सुनूंगा, ये क्या छपा है? उन्होंने मेरे सामने अखबार रख दिया, अखबार में छपा था लॉर्ड जो है भूख हड़ताल करेंगे। मैंने कहा साहब ऐसा तो विधानसभा के सामने की तो बात थी नहीं, वो थाने के सामने की बात थी कि तो ये कैसे छप गया, पहले इसका पता लगा क्या हो। तो मैं उसको अखबार वाले के ऑफिस गया, उसमें तो मैंने कहा उनसे, मैंने कि मरवाओगे क्या छाप दिया हजरतगंज में? कहने लगे कि साहब हमने तो क्वेश्चन मार्क लगा रखा है कि भूख हड़ताल करेंगे क्या। मैं तो फिर गया डीजी, मैंने साहब ये कह रहे हैं क्वेश्चन मार्क लगा रखा। कहले हाँ लॉर ये तो मैंने भी गौर नहीं किया। खैर कोई बात नहीं। कहले तुम जाओ। मेरे साहब मैं नहीं, मेरे तबादला कर दो। कहले तुम जाओ, हमने बता दी। उन्होंने जो है उन सीओ साहब के रोल में ये लिख दिया कि इनको कभी भी इम्पोर्टेंट पोस्ट पे ना रखा जाए। और वो 10 साल 8-10 साल पूरी सर्विस में फिर पीटीसी ट्रेनिंग कॉलेज से ही रिटायर हुई। ओह माय गॉड। तो ये तो वहाँ का सारा। फिर जब ट्रांसफ़र की बात आई, अखबार वाले तो आप जानते हैं छापने लगे, सीओ के 2-2 3-3 ट्रांसफ़र, इंस्पेक्टर का एक भी नहीं।
तो मुझे बुलाया कि लो बता तुम्हारा कहाँ कर दे। मैंने कहा जी मेरा CID कर दो। कहला CID तो नहीं करूँगा, जब तक मैं हूँ जब तक तो सिविल में ही रहोगे, और फिर ऐसे ही काम करते रहना, अपने आप CID हो जाएगा। मैंने तो ठीक है, जहाँ चाहो वहाँ कर दो साहब। फिर उन्होंने मेरा कानपुर कर दिया। भारतीय करप्शन ब्यूरो का भी जो है क्या नाम है एक रोल आपने अदा किया था। हाँ, वो बड़ा दिलचस्प था। एंटी करप्शन ब्यूरो, हाँ ठीक है सॉरी। और इसी कड़ी में मैं ये बता दूं कि जब मैं मुजफ्फरनगर में था तो एक बार पहले SP मीटिंग किया करते थे देहात में जा जाके। अब तो करीब करीब वो पुराने सिस्टम सब खत्म होते जा रहे हैं। तो एक थाना फुगाना है, वहाँ लिसाड़ गांव है, उसमें जो है लाख में एक मीटिंग कर रहे थे। तो जब उन्होंने पूछा भाई हाँ और किसी को कुछ कहना है, तो एक बुजुर्ग पगड़ी बांधे हुए खड़े हुए, कह रहे भाई कप्तान साहब तुझे मैं यूँ कहूँ, वो ऐसे ही बोलते हैं, यूँ कहूँ कि भाई तू इस भगत दरोगा को यहीं रहने दे। कह रहे आप इसका तबादला नहीं चाहते? कि हम इसका तबादला नहीं चाहते। और कह रहे प्रमोशन नहीं चाहते? कह रहे हम इसका प्रमोशन कुछ नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं भाई ये यहीं रहे, और तेरे बस की तनख्वाह देनी ना हो तो तुझसे 10 रुपये फालतू देंगे। तो SP साहब भी हंसने लगे, खैर जो भी है। और ये जो आपने अभी क्वेश्चन किया, एंटी करप्शन ब्यूरो वाला, एंटी करप्शन में एक्चुअली ऐसा है कि ये पहले ऑफिस उसका इंदिरा भवन में था। तो जब मैं वहाँ पहुँचा, मैं पहले मेरठ में था एंटी करप्शन, फिर कुछ वजूहत फिर मेरा लखनऊ कर दिया गया। मैं लखनऊ पहुँच गया, तो वहाँ जो है मैंने देखा वहाँ का हिसाब किताब। तो वहाँ भ्रष्टाचार निवारण संगठन लिखा पीतल के अक्षरों में, बड़ा भ्रष्टाचार निवारण संगठन। तो हमने एक दिन सवेरी जाके ऑफिस में हमने वो निवारण हटा दिया, क्योंकि DG साहब जो ADG थे वहाँ, वो 8-8, 10-10 हज़ार रुपये रिश्वत लेते थे लोग। अच्छा, हाँ, भ्रष्टाचार संगठन हो गया वो, भ्रष्टाचार संगठन हो गया। सुबह वो हल्ला मच गया कि निवारण कहाँ गया, निवारण कहाँ गया। हमने कि निवारण है ही कहाँ यहाँ, मैंने कि ये तो भ्रष्टाचार का संगठन है। फिर वो ढूंढा, वहीं था, कहीं गया थोड़ा ही, फिर चिपका दिया गया। तो मैंने इसके बारे में DG साहब को कहा भी एक बार, तब तो वो प्रकाश सिंह साहब नहीं रहे थे, दूसरे DG थे। मैंने कहा कम से कम भ्रष्टाचार निवारण संगठन में तो ऐसा लोग रख लो जिसे कह सको कि ये भ्रष्टाचार निवारण संगठन में है। एग्जैक्टली। तो वो भी कुछ अपनी जाहिर करने लगे मजबूरी। हाँ, क्योंकि देखिए पुलिस पे से जब नेताओं का दबाव खत्म हो जाएगा तो जो है काम कुछ ठीक होगा। वो खत्म होगा क्या हमारे देश वो खत्म नहीं होगा। अब देखिए दिल्ली में यही झगड़ा चल रहा है कि साहब पुलिस हमारे अंडर रहेगी, हमारे अंडर रहे। ठीक बात है। क्योंकि उसी की नेतागिरी अच्छी चमकती है, वो थाने में जाए जैसे चाहे, किसी को बंद करा दे, किसी को छोड़ा दे, तो वो बहुत बढ़िया नेता जी। ठीक बात है। तो हर एक ये चाहता है कि भाई ये बने रहे, तो हमारी अंडर में पुलिस बनी रहे। लेकिन ये बस सोच ही है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं कि देखिए जो किसी का तबादला या सस्पेंशन या बर्खास्तगी ये आसान नहीं है। और फिर जब होना है तो होगा। कहते हैं ना कि नीति में लिखा है कि यद भावी न तदभावी भावी चे न तदन्यथा इत चिंता विषग्नो में मगधकिम न पियते। यद भावी, जो होना है वो होके रहेगा, जो नहीं होना है वो होगा नहीं। इसलिए इस चिंता रूपी विष को दूर करने की औषधि क्यों न पी ली जाए। रामचरितमानस में भी लिखा है कि तुलसी राम भरोस कर निर्भय है के सोए, अनहोनी होनी नहीं होनी हो सो। तो ये तो जो होना है होगा। इसलिए इसके बारे में तो आदमी जो सोचता है कि यहाँ रहूँ वहाँ रहूँ, कभी हमने सोचा ही नहीं कि कहाँ रहेंगे। जहाँ का दाना पानी होगा वहाँ जाना पड़ेगा। आप रिटायर हो गए, रिटायर होने के 15 साल तक आपने ये इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ सब कुछ अपने अंदर दबाए रखी। फिर अचानक से सर की एक किताब आती है, ये मेरे पास रखी हुई है, मैं आप लोग को दिखाऊं, मेरी पुलिस यात्रा। ये किताब सर ने लिखी है, आप इसको ऑनलाइन ढूंढ सकते हैं, अगर मिले तो पढ़िएगा, क्योंकि इस पे जितनी किस्से, अभी तो 2 ही 3 किस्से आपने सुने हैं, इसमें बहुत सारे किस्से हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। और इस किताब को आपने बहुत सारे बड़े बड़े पुलिस अधिकारी इस किताब के मुरीद हैं सर, और वो जब भी जो है आपकी मुलाकात उनसे होती है तो वो कहते हैं कि भाई पढ़ लिया है, एक बार और पढ़ना है, क्योंकि आनंद बहुत आया। इसमें कई ऐसी कहानियां हैं जो कि
इतनी दिलचस्प हैं कि लोग अगर जो है वाकई उसको सिर्फ पढ़ के जो है मज़ा ले सकते हैं, सुनने में तो और आनंद आएगा। एक कहानी आपकी वो भी है, जब एक लिकर शॉप को जो है बंद कराने आपने भेष बदल कर जो है एक वो किया था, ऑपरेशन किया था, आपने अपना जो है भेष बदला था, ऑपरेशन किया था। हम चाहते हैं वो भी आप जरा दर्शकों के साथ बांटे सर। नहीं, ये तो बहुत किस्से हैं ऐसे तो कि पहले तो एक मैं वहीं के बता दूं, कलेक्टरगंज में था मैं। हाँ। तो मुझे पता लगा कि एक साहब नशे की कुल्फी बेचता है। अच्छा। रामलीला का वो चल रहा था। हाँ। तो मैंने भाई नशे की कैसे साहब, उसमें नशा हो जाता है, उसमें भांग दिन क्या क्या मिलाते हैं। तो मैं एक दिन अपना कुर्ता पाजामा पहन के सर पे भौंचा लपेट के मैं पहुंच गया उसके पास। पता कर लिया कहाँ बेचता है कैसे है। मैंने कहा भाई वो कुल्फ़ी है कि हाँ साहब, कौन सी चाहिए, सादा या रंगीन? मैंने भाई रंगीन दो। उसने मुझे दे दी। मैं कह लगा मैं भाई इससे कुछ नशा वशा भी होगा? कह लगा खा के तो देखो, अभी तो हाथ में ही आई है। मैंने कहा अच्छा। जब मैं समझ गया कि वाकई में ये नशे की बेचता ही है, तो मैं कहने लगा भाई मैं इंस्पेक्टर कलेक्टरगंज हूँ। तो वो बहुत हंसा। कहले देखा? अच्छा हंसा। हाँ, अभी तो हाथ में ही आई है, अभी तो इंस्पेक्टर कलेक्टरगंज बना है, खा लेगा तो कप्तान बन जाएगा। तो मैंने अपने सिपाही लगा रखे थे, खैर उसको पकड़ लाया, मुकदमा कायम करके जेल वेल भेज दिया। ऐसे ही जो है एक भांग का ठेका था। उसमें पता लगा साहब ये एक मूकला बना रखा है उसमें, और उसमें होके ये जिस दिन बंदी के दिन बेचता है टाइम बे तो एक दिन मैं ऐसे ही पहुंच गया, भेष बदल गई। तो मैंने 10 का नोट निकाला, मैंने कहा भाई एक बढ़िया दो। तो उसने जब मैंने बढ़ाया तो उसने हाथ किया, तो मैंने थोड़ा और बाहर को कर लिया। उसने और आगे बढ़ाया, मैंने थोड़ा और पीछे को कर लिया। जब उसका हाथ मेरी पकड़ में के उसमें आ गया जद में, तो मैंने हाथ पकड़ लिया दोनों से। अब वो तो भीतर को खींचे, मैं बाहर को खींचूं। अब मैंने सिपाही लगा रही, वो अंदर से जाके और उसे वहाँ से पकड़ लिया। तो अक्सर ये भांग वाले तो जब पोस्टिंग के दूसरे ही दिन छोड़ के भाग जाते थे। दूसरे ही दिन, क्योंकि भांग पे ये था ना कि भांग की जो है उसको जिस रूप में है उसी रूप में बेचा जा सकता है। एग्जैक्टली। उसको जो है उसका रूप परिवर्तित नहीं किया, जैसे मुनक्के बना के बेचते हैं। अब वैसे करें तो उसे ले कौन, सिवाय आपके वृंदावन, मथुरा या बनारस में जो करते हैं। नहीं तो यहाँ कहाँ उसको बिक्री है। ठीक बात। यहाँ आदमी लाएगा, रात को भिगोएगा, सुबह को उसे रगड़ेगा। एग्जैक्टली। तो कौन इतनी मेहनत करेगा। ठीक बात है। तो ये मुनक्के तो वो तो पहले दिन छोड़ के भाग जाते थे, कह रहे यहाँ बिक्री तो होनी नहीं है। पकड़ अलग से लिए जाएंगे, पकड़े अलग से जाएंगे, बिजली का बिल भी देना है, चाय भी पीनी है, तो क्या ही नहीं है, तो वो बंद कर देते थे। एक मैं फरुखाबाद में पहुंचा ऐसे ही, तो वहाँ जो है मुझे पता लगा साहब यहाँ का ठेकेदार जो है बहुत मजबूत, बड़ी सोर्सफुल है। और वो साहब जो है बस अफसरान को ही पूछता है और किसी को नहीं पूछता। तो मेरे पे बुला के लाओ, हम भी बात कर रहे हैं उससे। क्योंकि वो सिपाही तो बेचारे क्या लेते हैं, उनका तो कोई ऐसा वो नहीं है। ठीक बात है। तो वो सिपाही जो है उसे बुला लाए। मैंने हाँ भाई ठेकेदार बताओ कि साहब मेहरबानी है। मैंने की बताओ भाई पुलिस को पैसे वैसे कैसे देते हो? कह रहे साहब कहाँ पैसे वैसे? मैंने भाई देते तो हो ही, तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, पर काय बात के देते हो जिससे हम भी उन बातों का ध्यान रखें। कहीं बस ये है कि गुंडागर्दी ना हो। मैं ठीक, मैंने गुंडागर्दी के ठेकेदार हम और शराब का ठेकेदार तुम। पैसे नहीं दोगे किसी को, नहीं हमें तो दोगे ही नहीं और किसी को भी नहीं दोगे। और से मेरा मतलब था जहाँ जाता सब बंद करो। हाँ, कहने लगा साहब जब आप कह रहे हैं तो नहीं दूंगा साहब, और मैं इनकी रियायती रेट पे बोतल भी नहीं दोगे। कहले जी बिल्कुल ठीक है। मैंने की एक चीज़ दे देना। कि बताएं? मैंने की एक कुर्सी दे देना। कहले जी सेट भिजवा दूँ? मैंने की सेट की ज़रूरत नहीं है, मैंने यहाँ नहीं भिजवाना, वो कुर्सी वहीं रखवा देना, जिससे मेरा सिपाही जाए, मैं जाऊँ तो बैठ जाए वहाँ, कम से कम खड़े ना रहे। ठीक है साहब। तो उसने बढ़िया कुर्सी और मेज़ भी वहाँ रखवा दिया। खबर आ गई साहब, रख गया। मैंने एक अच्छे सिपाही की ड्यूटी लगानी शुरू की। मैंने भाई कुर्सी पड़ी है, मेज़ पड़ा है,
जाके आराम से बैठो, किसी से बदतमीजी नहीं करोगे, गाली नहीं दोगे, और मैंने उसे एक रजिस्टर दे दिया, मैं जो भी आवे उसका नाम, बाप का नाम, कहाँ का रहने वाला है, क्या काम करता है, कितनी लेगा, ये 5 कॉलम कटवा दिए। तो मैंने ये नोट करते रहना। अब वो सिपाही सुबह को 10 बजे बाकायदा रवानी करूँ उसकी चीटी में कि देखते ठेका शांति व्यवस्था, वो रोहेला चौराया था वहाँ, अच्छा, फरुखाबाद, मोहम्मदाबाद थाने की बात है। वहाँ जो है उसे रवाना किया गया, लिखत पढ़त में कोई वैसे नहीं। तो जो भी अंदर को जाए, सिपाही कहला हाँ भैया कितनी लोगे, क्या नाम है, कहले क्या बात है, कि कोतवाल साहब का आदेश है, नाम पता लिखा दो। कल जी मैं लेने नहीं आया, मैं तो एक आदमी को देखने आया था। अब वो वहीं से वापस हो जाए। अब 2-3 दिन में ठेका खाली हो गया। अब कौन नाम लिखवावे? ठीक है, कितनी लोग हैं साथ में, अब कितनी लोगे, क्या काम करते हो, कौन लिखवावे? सही बात है। अब भीतर उसका सेलमैन बैठा रहा है, बाहर मेरा सिपाही बैठा रहा है। तीसरे चौथे दिन ठेकेदार आ गया, मैं बरामदे में बैठा हुआ था, पैरों में पड़ गया, शाम में मर जाऊंगा, भग जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, जो बड़ा सोर्सफुल था। समझिए, जो बड़ा सोर्सफुल था, पैरों में पड़ गया। कहले मैंने क्या हुआ, गुंडागर्दी हो रही है क्या? कि नहीं साहब। मैं फिर कि जी वो सिपाही बैठा है। तो मैं सिपाही किसी को मना करता है? हाँ बोला कि जी वो कोई पीने ही नहीं आता। तो मैंने क्या पीने नहीं आता? तो मैंने क्या हम बुला के लामे? कि नहीं साहब। मैंने और कि जी वो सिपाही बैठा है। अरे मैं सिपाही तो इसलिए बैठा है गुंडागर्दी ना हो। कहीं वहाँ कुछ नहीं होगा, उसे हटा लो। अरे मैं वहाँ तो जरूर होगा, जिसके लिए तू इतने पैसे खर्च करता था, तेने बताया गुंडागर्दी ना हो, तो वहाँ तो जरूर होगा। कहीं वहाँ कुछ नहीं होगा, उसे हटा लो। मैंने भाई वो तो नहीं हटाया, ना हटाया था। इसके बाद में वो साहब शिकायत हुई उसकी डीएम महोदय वगैरह से, क्योंकि वो बड़ा थोड़ा उनके रिलेटेड रहता है ना कि रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। ये रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। डीएम साहब ने एसएसपी साहब को कहा, एसएसपी साहब ने मुझे बुला लिया। और वो शराब के ठेके पे कोई सिपाही बैठा है? कहा मैं जी सर। उनकी बाकायदा रवानी करता हूँ, वापसी करता हूँ साहब, लिखत पढ़त में। कहले क्यों? मैंने जी वो रोहेला चौराहा है, वहाँ शराब का ठेका है, तो इन्फॉर्मेशन ये है कि ये डकैती बाहुल्य क्षेत्र है यहाँ का, तो कुछ डकैत आते हैं या कुछ डकैतों के लिए डेली सप्लाई होती है, तो मैं नाम पते लिखाता रहता हूँ। कहला अच्छा ठीक है। अब मैं कोई गलत काम तो कर नहीं रहा था। बिल्कुल ठीक बात है। इसके बाद में वो ठेका नहीं उठा साहब, जब तक मैं रहा। अप्रैल में उठते हैं ना। हाँ। ठेका नहीं उठा जब तक मैं वहाँ रहा। तो एक दिन डीएम एसएसपी कहीं जा रहे हो, आए थाने। अरे भाई लॉर्ड साहब, आपके यहाँ का कोई ठेका ही नहीं ले रहा है। मैं जी क्यों? कहले यूँ कहते हैं उनका तबादला कर दो तो ले लेंगे। मैं तो कर दो था। कहले नहीं ऐसे थोड़ा ही कर देंगे। बहरहाल जब तक रहा, जब तक ठेका नहीं उठा, बाद में तो फिर उठता ही रहेगा। हम लोग बहुत सारी चीज़ों की बात करते हैं सर, जैसे बात करते हैं बच्चों को नैतिकता सिखाते हैं, बात करते हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें ब्राइब नहीं देना चाहिए, लेकिन बचपन से ही दूध पी लो तो टीवी देखने को मिलेगा, खाना खत्म करोगे तो चॉकलेट मिलेगी। बच्चों के साथ वो बचपन से ही एक तरीके से देखिए, पेरेंट ही जो है उनको बता रहे हैं कि आप ये करोगे तो बदले में हम ये देंगे। और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं बच्चे के मन में आते आते एक बात बैठ जाती है, भैया बिना दिए कुछ काम नहीं होता है। और फिर वो क्या करता है, हर जगह ढूंढता है कि किसको देना है, जिसको दे दें और काम जल्दी से हो जाए। ये जो मानसिकता है खासतौर पे भारतीयों में कि भैया दे दे, काम जल्दी खत्म हो जाए यार, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ाने की और इस चीज़ों को फलने फूलने की ये मानसिकता भी जिम्मेदार है। हाँ बिल्कुल जिम्मेदार है, लेकिन ये है कि देखिए, अगर किसी को ये पता चल जाए कि भाई यहाँ बिना दिए काम चल जाएगा, तो किसी को शौक नहीं है देने का। बिल्कुल ठीक बात। अगर ये विश्वास हो जाए कि भाई यहाँ बिना दिए काम नहीं चलेगा, तो वहाँ तो आदमी देगा ही। लेकिन जहाँ ये है कि आदमी की ये शोहरत हो जाए कि भाई यहाँ पैसा नहीं दिया जाएगा, तो वहाँ कोई नहीं कहता। कि हमसे शुरू में एक आध जगह हुआ कि भाई एक औरत ने एक पुड़िया उसमें से अपने
होने के उसमें ठोक में से बदे हुए 2 रुपये दिए बाबूजी। मैंने कहा भाई इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये मानसिकता है लोगों की, लेकिन इसके लिए तो बड़ा प्रयास करना पड़ेगा। देखिए पैसा जो है ठीक है, पैसा ज़रूरी है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। और फिर नीति में एक लिखा है, यद धाता निजभाल पट्ट लिखतम स्तोकम महत्वाधनम तत् प्राप्नोत मरुस्थलेप नित्रा मेरो ततोनाधिकम तद धीरो भव वित्तवत कृपणम वृत्ति व्यर्थासा कृता कूपोपश पैरोपी घटो गिरना तुल्यम जलम। कि जो विधाता ने मनुष्य के भाग्य पलट में थोड़ा या अधिक धन लिख दिया है वो मरुस्थल में भी प्राप्त हो जाएगा, और उससे अधिक आप स्वर्ण में सुमेरु पर्वत पे भी चले जाए तो भी नहीं मिलेगा। इसलिए अन्यायपूर्वक धन क्यों कमाते हो? क्यों पैसे वालों के सामने दीन वृत्ति प्रकट करते हो? घड़े को देखो, वो कुएं में से और समुद्र में से बराबर ही जल ग्रहण करता है। ऐसा नहीं है कि समुद्र में ज़्यादा है तो ज़्यादा भर लाएगा, उतना ही भरेगा। और फिर ये भी लिखा है नीति में, हमारे ऋषियों ने, हमारे सन्यासियों ने, हमारे बुजुर्गों ने, कि आयु कर्म च वित्यंची विद्या निधन में च पंचेतान है सृजंती गर्भस्थस्य देह। आयु, कर्म, विद्या, धन और निधन, ये 5 चीजें प्राणी के गर्भ में ही लिखती जाती हैं। आयु, कर्म, विद्या, धन और निधन। और फिर देखिए ऋषियों ने लिखा है, अति क्लेशेन ये अर्था धर्मा अतिक्रमेण च शत्रुणा प्रणपातेन ते अर्थान भवन्ति में। कभी ईश्वर से प्रार्थना करता है कि अति क्लेशेन ये अर्था, जो धन अत्यंत क्लेश पूर्वक कमाया जाता हो, खुद कष्ट उठा के या किसी को कष्ट दे के। धर्मातिक्रमण से, या धर्म का अतिक्रमण करके कमाया जाता हो, धर्म विरुद्ध काम करके। शत्रुणा प्रणपातेन, या शत्रु की अनुकंपा से मिले, विरोधी की मेहरबानी से मिले। ते अर्थान भवन्ति में, हे ईश्वर, हे भगवान, मुझे ऐसा धन प्राप्त न हो। तो ये जो मानसिकता है लोगों की कि इतना पैसा ले लो ये हो जाएगा। अरे भाई, आपके पास पैसा है, आपके पास 1 करोड़ रुपया बैंक में जमा है, काम तो आपका जितने से चल रहा है उतने से चल रहा है, वो तो एक जमा ही तो है। उस जमा के लिए आप ये सोच लिए मैंने बैंक खुलवा रखे। ठीक बात है। 2 को कह लो, 4 को कह लो, 6 को, और मैंने उसमें नियुक्त कर रखे हैं आदमी, भाई देखो पैसे की गड़बड़ न हो जाए, इस शाम को हिसाब मिला के जाना, और मुझे ज़रूरत होगी तो मैं ले लूँगा। ठीक बात है। तो ज़रूरत तो बहुत थोड़े की है। एग्जैक्टली। ज़रूरत तो बहुत थोड़े की है जिससे काम चल सकता है। लेकिन नहीं, हम लोग की हवेश है। और आप ये चाहें कि पैसे से आपको संतुष्टि मिल जाएगी, उसका कोई संबंध नहीं है। स्वामी रामतीर का है कि टू सीक प्लेजर इन वर्ल्डली ऑब्जेक्ट इन वेन द होम ऑफ ब्लेसेस विद इन यू। सांसारिक वस्तुओं में सुख ढूंढना बेवकूफ़ी है, व्यर्थ है। ये तो आपके अंदर है। भाई आप जो है मीट नहीं खाते, शराब नहीं पीते, तो आपको तो देख के उल्टी हो जाएगी, घृणा हो जाएगी। ठीक बात है। और एक जो पीता है उसे मिल जाए तो उसकी तो मौज होगी आज। तो शराब में तो मज़ा है नहीं, वो तो आपके अंदर है मज़ा। स्टेट ऑफ माइंड आपका कैसा? बस गुड़ है, मीठा लगेगा, आपको भी लगेगा, मुझे भी लगेगा, खट्टा नहीं लगेगा। उसका गुण जो है मिठास है। तो इसीलिए जो है, और एक नीति में एक श्लोक लिखा है, आद व्याध सतैर जनेश विविधेर आरोग्य नमूलिते लक्ष्मी यत्र पतंत्र तत्र विवृत द्वारे व्याप्ता जातम जातम अवश्य में विषम मृत्यु कुरुत्यात्मा तत् किम नाम वेदना ये निर्मित स्थित है। कि आदि कहते हैं मानसिक बीमारी को, व्याधि कहते हैं शारीरिक बीमारी को। अनेक प्रकार की आदि और व्याधियों से ये मनुष्य शरीर नष्ट हो जाता है। लक्ष्मी यत्र पतंत्र, जहाँ पर लक्ष्मी का निवास होता है उसके दरवाजे पर आपत्तियों की भी भरमार रहती है। तब इस ईश्वर ने ऐसा क्या बनाया है जो स्थिर हो, वो है धर्म। तो आप अपना अच्छे काम करते रहिएगा, ईश्वर भला करेगा। सर 82 उम्र का 82 साल आपने वो कर लिया। अब सर के साथ मैं आ रहा था तो मैंने एक चीज़ महसूस की
कि मुझसे ज़्यादा बढ़िया सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे सर। 82 साल की उम्र में फिटनेस को कैसे बनाए रखा जाए, ऐसा भी दुनियादारी तो बहुत सारी जो लोग बोलते हैं। क्या बनाना है साहब, सब ईश्वर मालिक है, कौन नहीं चाहता कि मैं अच्छा रहूं। नहीं, अच्छा रहने के लिए आप क्या करते हैं जो कि हम लोग फॉलो करते हैं? देखिए, उसका लिए एक तो ये है कि आप जो भी खाएं उसे बड़े प्रसन्नतापूर्वक खाएं। अरे वाह। ये नहीं है कि अब इसमें नमक नहीं है कि तुमने आज ये क्या बना दिया। ये मैंने आज तक घर में कभी ये नहीं पूछा कि तुम क्या बनाओगे, और किसी ने पूछा भी तो मैंने कहा मुझे क्या पता, जो तुम्हें बनाना है बना लो। कई बार ऐसा हुआ कि एक हमारे यहाँ मेहमान आए हुए थे, उस लड़की ने नमक डाल दिया, फिर हमारी पत्नी ने भी नमक डाल दिया बाद में। तो वो कह लगी मैंने तो नमक डाल दिया था। कह लगे कोई बात नहीं, जिक्र मत करना, अपने आप खा लेंगे। खाना आ गया, मैंने खा लिया, खाना था बस। जब खा लिया तो लास्ट में जब एक दो ही टुकड़ा रह गया, कह लगे नमक वमक ठीक है। मैं भाई गौर नहीं किया, देखता हूँ। फिर मैंने कहा तुमने तो कड़वा कर रखा है यार इसे। कह लगे अब तक कैसे खा रहे थे? मैंने खा रहे थे, खाना था। तो इसलिए एक तो ये रखिएगा कि जो भी मिले अपना प्रसन्नतापूर्वक उसे खाइएगा। दूसरा, अटसट मत खाओ। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट। बहुत कहते हैं कि साहब ये वहाँ उस होटल में खा लो कि उसमें खा लो, उसका बड़ा। अरे अपना साधारण खाइए। हमने तो 2-2 साल तक खाना नहीं खाया। कई थानों में तो ऐसा हुआ जहाँ मैस वैस भी नहीं होते थे। अपना थैले में जो है चने, मूंग, गेहूँ टांग दिए भर के, सुबह को भिगो दिए और उनको अपना सुबह के भिगो हुए शाम को खा लिए, शाम को भिगो हुए सुबह को खा लिए। क्या बात, क्या बात। तो क्या फ़र्क पड़ता है? ये तो इसमें तो ये शरीर ईश्वर ने ऐसा बनाया है कि ये हर चीज़ से चलता है। आपकी पेट्रोल की गाड़ी पेट्रोल से चलेगी, डीजल की डीजल से। इसमें तो आप कुछ भी डालें उसी से चलता है। और वही जो है आपके दिमाग को चलाता भी है उस तरीके से। तो इसलिए जो है कहते हैं ना, आहार शुद्धि तो मन शुद्धि। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए आहार का आप विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। दूसरा, बहुत इसके ऊपर तो बहुत चल रहा है, योगा होगा ये वो, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप चाहें तो कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। हमने तो हम से अब से 50-60 साल पहले जितना वेट था उतना ही करीब करीब अब है। अब थोड़ा बहुत कम हो गया होगा। क्या बात। सर, हम लोग ना इस किताब की और भी ये इस पॉडकास्ट का पहला एपिसोड आप देख रहे हैं। लॉर्ड सर के साथ में ये बातचीत लगातार अगले एपिसोड्स में भी आती रहेंगी, जारी रहेंगी, और हम लोग कुछ और भी दिलचस्प किस्से और भी दिलचस्प और गूढ़ बातें जो आप तक पहुंचानी चाहिए वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने का। बहुत धन्यवाद।